डीपीएफ नाम की एक बीमारी पैदा हुई थी, जैसे कोविड आया था ना भाई, उसके थोड़े ही दिन बाद भाई हमारे देश में आ गई थी डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। आई किसके साथ थी? BS6 फेज के साथ आई थी। जैसे BS1 2 3 4 ऐसे चलते रहे, 5 हमने स्किप कर दिया था और सीधा 6 ले आए थे, और उसी के साथ साथ जीपीएफ भी आ गया था। लेकिन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि भाई हम डीपीएफ में ही इतना उलझे हुए थे कि हमारे को जीपीएफ के बारे में पता ही नहीं था। अब कहेगा जीपीएफ क्या चीज़ है? ये है भाई गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर। जी हाँ, आजकल बहुत लोग भाई तरे हुए इस चीज़ से कि यार अब तक तो डीपीएफ से पिंडा नहीं छुटा पाए थे, अब ये जीपीएफ आ गया। लोगों ने इस डीपीएफ से पिंड छुड़ाने के लिए भाई ली थी पेट्रोल कारें, लेकिन ये पेट्रोल कारों में भी अब जीपीएफ। अब भाई क्या करें, इलेक्ट्रिक पे चल जाए, जो भी इतना नहीं है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना सॉलिड नहीं हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी छोड़ दो, मेन बात आज की डेट में ये है ईवी कार्स की रीसेल वैल्यू। भाई अभी रिसेंटली आज मैं एक रील देख रहा था, उसमें भाई ये कह रहे थे कि मैंने एक 26 लाख की गाड़ी खरीदी और 5 साल बाद मैं आज बेचने जा रहा हूँ। जिस कंपनी की है बताऊं क्या, चलो छोड़ो, उस कंपनी के पास भी वो उस गाड़ी को बेचने गए, उस कंपनी ने भी लेने से मना कर दिया। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? डीपीएफ, जीपीएफ, ईवी, हाइब्रिड। हाइब्रिड फिर भी आज तक यूँ लगा लो कि थोड़ा सा एक सही स्टेबल सा सीन है, लेकिन हो सकता है भाई आने वाले समय में हाइब्रिड में भी जीपीएफ घुसा दे। पेट्रोल इंजन तो है ही ना, खैर वहाँ तक नहीं पहुँचेगी बातचीत। और क्या आपको इस जीपीएफ से डरने की ज़रूरत है कि जितना आप डीपीएफ से डरते हो? क्योंकि डीपीएफ में आप देखो ना, वो एक डीजल इंजन के ऊपर लगा हुआ है, और डीजल इंजन आपको पता है भाई कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन नॉर्म्स करता है, नॉक्स और ये सब गैसेस उसके अंदर से निकलते हैं। इसीलिए उस पर लगाम लगाने के लिए उस पर डीपीएफ लगाया गया था, और वो हार्मफुल गैसेस को कम करके जो सूट होता है उसको एशिज में तब्दील करने का काम कौन करता है? डीईएफ, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और ये दोनों मिलके भाई उस ऐश को बाहर निकालते हैं, तब जाके भाई वो डीपीएफ अपना काम करता है। लेकिन उस डीपीएफ के इस सारी प्रक्रिया के काम करने में वो चौक भी बहुत बार होता है। जैसे जो डीजल बड़ी गाड़ियां हैं, वो आपको हाईवे पे कम से कम हफ्ते में एक बार ले जानी पड़ती हैं, क्योंकि उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर तक आप उसको जब तक नहीं लेके जाओगे तो वो रीजन नहीं करेगी, और रीजन नहीं करेगी तो जितना सूट है वो डीपीएफ में जमा होता चला जाएगा, और जमा होता गया होता गया होता गया, और वो क्लियर नहीं हुआ तो ढम, कहानी ख़त्म, सुपड़ा साफ। फिर लगवाओ नया डीपीएफ भाई, ठीक है, या फिर उस डीपीएफ को आप क्लियर करवाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा झंझट रहता है। तो इसी झंझट से बचने के लिए लोगों ने चुना कि यार हम चले जाते हैं पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर, कि पेट्रोल गाड़ियों में हमारे को निश्चिंतता रहेगी। क्या होगा वहाँ पे? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को E20, E25, E27, E30 फ्यूल मिलेगा, थोड़ा बहुत माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन इस डीपीएफ वाली बीमारी से तो बचे रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, आप उस बीमारी से नहीं बच सकते हो। कहते हैं ना कि कबूतर ने आंख बंद कर ली तो खतरा टल गया, ऐसा कभी नहीं होता। मुसीबतें आए उनसे भाई भागना नहीं है, उनका सामना करना है। लेकिन जीपीएफ जो है वो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, या डीपीएफ जैसा सीन नहीं है कि आपको इतना डरना पड़े। जी हाँ, जीपीएफ में आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना खतरनाक नहीं है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? रिसेंटली काफ़ी दिन पहले मेरे पास भी वीडियो आई थी, एक काइलैक के अंदर लगा हुआ था गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर। अब आपको पता है कि जो काइलैक है उसके अंदर जो 1 लीटर इंजन आता है वो टर्बो पेट्रोल इंजन है, और टर्बो पेट्रोल इंजन के अंदर आपको खासकर ये देखने को मिलेगा। मेरे पास अभी हाई राइडर है, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। हालांकि देखो ये चीज़ ना पहले भी होती थी, धीरे धीरे जब एमिशन नॉर्म्स बाई हुए थे, जैसे BS1, BS2, BS3, BS4 इस तरीके से चलते गए, तो जब तक BS6 नहीं आया था उससे पहले कैटालिटिक कन्वर्टर होता था। तो उस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर भी भाई साहब कुछ गैसेस को रोका जाता था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से बाहर आ जाती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 4 सिलेंडर इंजन है हमारा, यहाँ पे ये नीचे गया तो ये हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ नीचे लगा हुआ है। अभी देखो इस पर काफ़ी सेंसर, O2 सेंसर हो गया, कई सेंसर्स इस पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको हटा देते हैं, हम इसको फ्री फ्लो कर देते हैं, मज़ा तो आएगा आपको चलाने में, लेकिन सारी हार्मफुल गैसेस भाई आपकी शू शा बाहर जाएंगे, और बैक प्रेशर भी ढंग से नहीं बनेगा। तो कंपनी बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं कि खाली है कि डमरू बना दिया, नहीं 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 नहीं, इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स के फिल्टर्स होते हैं। और जो आपका आज की डेट में जीपीएफ भी है वो भी इसी तरीके का दिखने में होता है, मतलब दिखता वो भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग दिखेगा, कुछ अलग शक्ल होगी। जैसे आपने डीपीएफ को देखा होगा, सेम ऐसे हांडी टाइप ही तो होता है। उसके बाद आपका फिर सारी चीज़ें लगी होती है उसके अंदर, फिर जहाँ पे स्प्रे होता है डीएफ का, ये सब सारी चीज़ें, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बहुत बार बता रखी है। तो इस गाड़ी के अंदर अभी तक तो जीपीएफ नहीं है, और ये जो इंजन है ये बहुत ही क्लीन इंजन है, ये इतने एमिशन नॉर्म्स वैसे ही नहीं करता।
तो इस पर अभी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। मोस्टली इंडिया के अंदर आज की डेट में जो NA इंजन्स हैं, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स जो हैं, उनके अंदर आपको अभी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने, अरे ये कहाँ अटक गया भाई क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एमिशंस करते ही नहीं हैं। क्योंकि सरकार मानक तय करती है ना कि कौन सी गाड़ी मतलब आपकी कितना एमिशन नॉर्म्स कर सकती है, इतना होगा, इतना नॉक्स बाहर आ सकता है, इतना कार्बन बाहर आ सकता है, वो चीज़। तो ये अंडर कंट्रोल है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि टर्बो पेट्रोल गाड़ी है कि उसके अंदर GPF लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आप वैसे ही एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप मत लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैंने एक XUV 3XO को देखा था, टर्बो पेट्रोल थी वो भी, उसके अंदर भी GPF लगा हुआ था। क्योंकि देखो कैटलिटिक कन्वर्टर हमें देखते हुए आदत होगी, पता लगा था कि हाँ ये कैटलिटिक कन्वर्टर है, थोड़ा सा कुछ टिपिकल हो, एक्स्ट्रा सेंसर्स लगे हों, कुछ ये हो, तो बंदे को लगता है कि यार कुछ है इसके अंदर। तो वहाँ मुझे लगा कि जो XUV 3XO है टर्बो पेट्रोल, जो TGDI इंजन है इसका, उसके अंदर भी भाई महिंद्रा जो है GPF दे रहा है। तो जैसे DPF के अंदर यूरिया डलता है, क्या पेट्रोल के अंदर भी यूरिया डलेगा? तो GPF जो पेट्रोल वाला है आपका, उसके अंदर यूरिया नहीं डलेगा। बहुत सी गाड़ियां आज भी हमारे इंडिया में ऐसी हैं जिनके अंदर DPF आता है, लेकिन उसके अंदर यूरिया नहीं डलता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस उस मेटल से रिएक्ट कर करा के कुछ बना देते हैं कंपनी में। सबके अपने में टेक्नोलॉजी है। मेन काम क्या है हमारा कि जो टेल पाइप है वहाँ से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज है उनका इफेक्ट कम से कम हो, मतलब जितना मानक दे रखा है उतने पे होना चाहिए। अब आप ये देख लो, नई वाली टाटा सिएरा है, उसके अंदर DPF फिल्टर आता है लेकिन DF नहीं डलता। टाटा कर्व के अंदर भी नहीं डलता। पहले वाली क्रेटा, सेल्टोस, बोलेरो, इनके अंदर भी नहीं डलता था, लेकिन उनके अंदर अब डलता है, क्योंकि उनके वो एमिशन नॉर्म्स वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो इसलिए उनको यूरिया ऐड करना पड़ेगा। यूरिया ऐड होगा तभी तो वो नॉक्स को कम करेगा, नहीं तो वो नॉक्स को कम कर ही नहीं सकता। उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, उन्होंने कुछ एडवांस कर रखी है, तो वो उसको कम कर पा रहे हैं। तो ये तो DPF का हो गया। अब GPF के अंदर ये क्या करेंगे? एक तो देखो, जो पेट्रोल इंजन होता है वो ऑलरेडी जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल अपने आप में एक इन्फ्लेमेबल इतना ज़्यादा है कि वो भाई ऑलरेडी ही इतना जल जाता है कि वो इतना सूट नहीं निकालता। और हाई कंप्रेशन जब होगा, फ्यूल तो ज़्यादा जाएगा जाएगा पावर बनाने के लिए एक टर्बो पेट्रोल इंजन में, लेकिन वहाँ पे वो इतना बर्न हो जाएगा। और जब वो जाएगा भी तो उसकी एक तो इतनी जो कैपेसिटी है वो होगी नहीं कि वो DPF के अंदर इतना जमा हो, और अंदर उसके केमिकल रिएक्शन करके वो उसको आराम से बाहर निकाल पाएंगे। पेट्रोल और डीजल में मोस्टली ये फ़र्क है, कार्बन डीजल वाले में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, पेट्रोल वाले में कार्बन कम प्रोड्यूस होता है। और रही बात रीजन की, जैसे अभी आज की डेट में मेरे पास हाइलक्स है, जो एक अगर नेचुरल वे में हम बात करें तो एक फुल टैंक में 2 से 3 बार रीजन करती है, ठीक है। लेकिन पेट्रोल वालियाँ कैसे रीजन करेंगी? पेट्रोल वाली रीजन ऐसे करेगी कि आपको पता तक भी नहीं लगेगा भाई। मोस्टली आज की डेट में आप देख रहे होगे क्रेटा सेल्टोस वाले जिनकी गाड़ियों में यूरिया नहीं डलता या एडब्ल्यू या DF नहीं डलता, उनका जो रीजन है मोस्टली लैपटॉप लगा के जब वो सर्विस पे जाती है वहाँ पे किया जाता है। अब जाके एक बार सर्विस सेंटर्स में चेक कर लेना, या वहाँ के एडवाइजर्स हैं या जो सर्विस मैनेजर्स हैं उनसे जाके आप पूछ सकते हो कि सर इनका रीजन आप कैसे करते हो। वहाँ से आप वो चीज़ सीख सकते हो, मतलब देख लेना आपको, अगर आप लाइव जाके देखना चाहते हो तो ऐसे होगा। और सेम आपका जो GPF वाली गाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी ऐसे ही किया जाएगा कि वो जब आपकी सर्विस पे जाएंगी तो वहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह लगाया और वहाँ पे वो आपका रीजन कर देंगे। और दूसरा, उसके अंदर इतना सूट मास इकट्ठा होगा ही नहीं कि उसका जब रीजन होगा तो आपको रीजन के बारे में पता लगेगा ही नहीं, बिल्कुल ही शूशा हो जाएगा, मतलब पता ही नहीं लगेगा आपको कि किस टाइम रीजन हो रहा है उसके अंदर, किस टाइम नहीं हो रहा। जैसे हमारी गाड़ियों के अंदर कई बार होता है ना पैसिव रीजन, जैसे टोयोटा तो भाई शो करता है अपनी गाड़ियों में कि रीजन हो रहा है अभी, लेकिन मोस्टली कार्स जो हैं जैसे बाकी हुंडई हुई, किया हुआ और अदर ब्रांड्स जो हैं जैसे टाटा भी हुआ, तो ये सब दिखाते नहीं हैं जब पैसिव रीजन चल रहा होता है। तो GPF में मोस्टली आपको पैसिव रीजन ही देखने को मिलेगा, या फिर उनको लगेगा तो वो सर्विस पे जब आपकी गाड़ी जाया करेगी तो सर्विस टू सर्विस इंटरवल पे वो अपना उसको रीजन करके और अपना जो उसका GPF है उसको क्लियर कर देंगे। बात है माइलेज के ऊपर। जब से देखो गाड़ियों के अंदर ये DPF वाली सिचुएशन आई है तो देखो कहीं ना कहीं माइलेज में तो ड्रॉप आता ही आता है। जब भाई गाड़ी रीजन करती है, हाई RPMs पे रहती है, तो उस दौरान जो है गाड़ी का माइलेज जो है ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि डीजल भी तो कंज्यूम होता है ना भाई। और उसके अंदर भाई जो आपका इंजन ऑयल है उसमें डीजल आने की भी चांसेस रहते हैं, मोस्टली गाड़ियों में आते हैं, और जो उनका ऑयल लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उसमें कई बार हो जाता है ऐसा कि निकलवाना तक पड़ता है। लेकिन पेट्रोल में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पेट्रोल एक इन्फ्लेमेबल ज़्यादा है, तो वो भाई ऑलरेडी जल जाएगा, वो इतना आपका जो ऑयल लेवल है उसको नहीं बढ़ाएगा। रही बात माइलेज की, तो कंपनी भाई लगातार
लगातार भाई काम कर रही हैं गाड़ियों की माइलेज बढ़ाने पे, क्योंकि आने वाले जो नए कैफ़े 3 नॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और उसके बाद भाई आपका BS7 उसी की तैयारियां चल रही हैं ये पहले से, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि भाई हर कंपनी ये चाहती है कि मेरी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे, और वो निकाल भी रहे हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे के ही आपको दे रहे हैं गाड़ियाँ। अब ये गाड़ी जो है मेरे को लोकल के अंदर अगर मैं इसको नॉर्मली चलाता हूँ, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाऊँगा तो 9-10 पे आ जाती है। नॉर्मल में अगर मैं इसको चला रहा हूँ, मान लो मैं गुड़गांव से दिल्ली लेके गया, दिल्ली से गुड़गांव आया, तो 14 साढ़े 14 तक ये आराम से देती है। और हाईवे पे अगर मैं इसको 90-100 तक चलाता हूँ, 90-100 हाँ इतना आप मान लो, तो 20 का माइलेज आराम से देती है। और अगर मैं इसको ले जाता हूँ भाई अपना 120 के आसपास, हालांकि 120 से ऊपर चलाने में मज़ा भी नहीं आएगा, इनको एक फ़ील आती है भाई, मतलब जैसे होंडा सिटी हुई, ये हुई, ये कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, ये जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ऐसे हैं कि इनको भाई 100-110 पे चलाने में आराम से अपना क्रूज़ सेट कर लो। खैर मैं तो इतना क्रूज़ इस्तेमाल भी नहीं करता, उतने पे आप अपना इसको लगाइए और अपना ऑप्टिमम माइलेज निकालिए और राइड का आनंद लेते हुए चलिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि DPF कैसे काम करता है, GPF कैसे काम करता है। अब डरने की क्या बात है इसमें, कि लोग जो इतना डरे हुए हैं कि यार GPF आ गया, तो मेरे हिसाब से अभी तक डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ये मोस्टली हाई एंड पेट्रोल कार्स हैं, आई थिंक वोक्सवैगन ने तो मोस्टली जितना इनका पोर्टफोलियो उन सब में अपना GPF ऑलरेडी लगा दिया है, और कुछ एक ब्रांड्स हैं जो आने वाले टाइम में लगा देंगे। जैसे एमिशन नॉर्म्स वाली बात है, जिस हिसाब के एमिशन नॉर्म्स रहेंगे उसी हिसाब से भाई ये अपना लगाते हुए चले जाएंगे। और आने वाले टाइम में आपको और किन किन गाड़ियों में देखने को मिलेगा, या आज की डेट में और किन किन गाड़ियों में आता है, मेरे हिसाब से अभी आज की डेट में टाटा की किसी कार में नहीं आता GPF, मारुति की भी किसी गाड़ी में नहीं आ रहा। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी इतना क्लीनर इंजन है, ये इतने एमिशंस नहीं करता कि अभी इसके अंदर आपने को GPF लगाना, अपने को नहीं, मारुति या टोयोटा जो है इनको GPF लगाना पड़े। पर ऐसा भी कंफर्म नहीं है कि टर्बो GDI के अंदर ही लगेगा, नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर नहीं लगेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां एमिशन नॉर्म्स बढ़ते दिखेंगे वहां पे GPF लगाया जाएगा, सिंपल सा रूल है। हाँ, पर ये बात ज़रूर है, देखो आने वाले टाइम में देखो, मानो चाहे ना मानो, हर चीज़ स्ट्रिक्ट होती चली जाएगी। अभी डीजल के ऊपर इतनी लगाम है और लगाम बढ़ जाएगी, अब पेट्रोल पे लगने लगी, पेट्रोल पे और ज़्यादा लग जाएगी, धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव होता चला जाएगा, मूव ऑन होना पड़ेगा। अभी आप मेरे साथ में देखो, यहाँ पे एक खड़ी है आपकी MG की विंडसर, एक थार खड़ी है डीजल में, एक खड़ी है हाइब्रिड, ये पिकअप गई भाई डीजल में, और एक और खड़ी है भाई यहाँ पे विंडसर। तो लोग ऑलरेडी मेट्रो सिटीज़ के अंदर भाई स्विच करना स्टार्ट कर चुके हैं, किस चीज़ के ऊपर, EVs के ऊपर। मेट्रो सिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप घर से चार्ज करके जाओ, घर आके चार्ज करो। सिर्फ डर है तो एक ही चीज़ का, कि भाई रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। आज भी मैंने अपने 2 दोस्तों को सलाह दी है, उनका बहुत तगड़ा कन्फ्यूज़न था EV को लेके, हाइब्रिड को लेके, कई चीज़ों में लेके। फिर उन्होंने अपनी रनिंग वगैरह बताई, भाई मेरी इतनी रनिंग रहेगी, मैं डेली तो 100-150 तो चलाऊँगा ही चलाऊँगा, मैं कैसे करूँगा ये वो। बोला मैं अपनी वो गाड़ी लेके जाता हूँ तो बोला इसमें मेरी डेली का 1000 का तो डीज़ल लग जाता है। माँ भाई फिर ऐसा है, अगर EV लेनी है लो, शौक से लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सजेस्ट भी कर दी उनको कि आप ये वाली ले लो। लेकिन अगर कल को आपने ये कहा कि विक्रम भाई मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी है, तो माँ ग्राहक नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आज की डेट में EV व्हीकल्स का आप ना चेक नहीं कर सकते। या तो आप जिस कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हो उस कंपनी का भाई बायबैक स्कीम लो, उनसे पहले ही बातचीत करके रखो, या फिर आप जितने साल की RC बनवा रहे हो उतने साल उस गाड़ी को इस्तेमाल करो। पूरा इस्तेमाल कर लोगे फिर तो भाई देखो ऐसा है, आप अपनी गाड़ी के पैसे पूरे कर लोगे। लेकिन अगर आपको ये है कि भाई मैं तो 5 साल में चेंज करूँगा, फिर आप आज की डेट में EV ना लो। जब तक भाई EVs का प्रॉपर मतलब ऐसा कोई डायग्नोस्ट करने वाला नहीं आ जाता कि हाँ भाई इस गाड़ी की मोटर सही है, इस गाड़ी की बैटरी इतनी बची है, इस गाड़ी के सेल्स ऐसे हैं और इस गाड़ी की इतनी रीसेल वैल्यू बनती है, भले ही वो ऑटोमेटेड ही बने, एक बने तो सही। नॉर्मल जो हमारी ये IC इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर तो भाई हम चेक कर लेते हैं। इवन हाइब्रिड जो गाड़ियाँ हैं उनकी रीसेल पे भी फ़र्क है भाई, उनकी रीसेल भी इतनी नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं एक पेट्रोल और डीजल गाड़ी से। लोग हिचकते हैं क्यों? जहाँ बैटरी आ जाती है वहाँ डर आ जाता है कि यार बैटरी में क्या है। हालांकि आज की डेट में आप नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, मतलब जब तक आपकी RC है। जैसे भी नई टाटा पंच आई है तो उसके ऊपर आपको भाई पूरी अपना लाइफ टाइम की वारंटी मिलती है। वो कहने को लाइफ टाइम है लेकिन वो 15 साल की वारंटी है। और उसके अंदर ये है ना कि गारंटी वारंटी जो होता है उसमें अगर आपका कोई सेल डाउन होता है, पूरी बैटरी नहीं चेंज की जाएगी,
कोई सेल अगर डाउन होता है, ये सवाल आता है कई बार कि विक्रम भाई 15 साल की गारंटी है या लाइफ टाइम वारंटी है, और फर्स्ट ओनर तक रहती है, सेकंड ओनर में वो 8 साल की हो जाती है। ठीक है, तो भाई वो कंपनी क्या करती है, पूरा बैटरी पैक नहीं बदल के देती, फॉल्टी होता है तो चेंज होगा। अभी लास्ट ईयर की बात है, XUV 4XO, अब तो 400 सॉरी 3XO उसका जो EV अवतार है, XUV 400 है, उसके भाई बहुत सारे कंप्लीट के कंप्लीट बैटरी पैक चेंज किए थे। कंपनी को लगता है पूरा फॉल्टी है, ज़्यादा में गड़बड़ है, कंपनी पूरा भी चेंज करती है, लेकिन भाई अगर वो कंप्लीट फॉल्टी नहीं है, 1-2 सेल्स में गड़बड़ है, तो कंपनी वो ही पार्ट आपका चेंज करके देगी, पूरा नहीं चेंज करके देगी। हाँ, रहेगी वारंटी आपकी पूरी 15 साल की ही फर्स्ट ओनर के लिए। तो ये था भाई जो मेरे को आपको बताना था कि GPF आ गया है, आ गया नहीं है, ऑलरेडी आया हुआ है, धीरे धीरे अब आगे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेचिंतित रहिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ही आपके लिए काइलैक का एक ओनरशिप रिव्यू ज़रूर मैं लेके आऊँगा। हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने काइलैक ली है, तो उनके साथ एक ओनरशिप रिव्यू शूट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी गाड़ी के अंदर जो GPF है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे परफॉर्म करता है, रीजन वगैरह कैसे होता है, ये सब। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना यार, हैं? आप देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जाते। आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन मेरे को बड़ा मज़ा आता है, क्यों? ऐसी वीडियो और बनाने का मन करता है भाई। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ फुलेस्ट। बाय बाय। कर ले अपनी ड्राइव जब तक GPF नहीं आता।